सॉलिड तो यार इजी है ना, सॉलिड तो यार इजी है ना, तू खुद ही बता सॉलिड इजी है कि नहीं है, तू खुद बता सॉलिड इजी है कि नहीं है बता। सॉलिड के बाद ब्रेक दूंगा, सॉलिड के बाद ब्रेक दूंगा, चलिए ध्यान से देखिए, सॉलिड के बाद ब्रेक दे दूंगा। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए ध्यान से, एक ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं, तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ना तो पीछे की तरफ यहां पे एक इलास्टिक फोर्स जनरेट होता है, और ये इलास्टिक फोर्स बटा एरिया तुम्हारा स्ट्रेस होता है, इसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गी, क्योंकि लेंथ के लॉन्ग है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ जी सर, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन इसमें डेवलप होगा, मान लो इसका लेंथ चेंज हो गया डेल्टा एल, तो स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, ये यूनिट लेस होता है, स्ट्रेन यूनिट लेस होता है। बेटा ध्यान से देखना, फोर्स बटा एरिया एफ बटा ए बराबर गामा, गामा डेल्टा एल बाई एल होता है, जहां पे गामा आपका है यंग मॉडुलस, जहां पे गामा क्या है, यंग मॉडुलस। ये सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइंड होता है, ये लिक्विड एंड गैस के लिए जीरो होता है। गामा इज जीरो फॉर लिक्विड एंड गैस, क्योंकि लिक्विड एंड गैस की आप लेंथ थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, सही बात है। अच्छा, गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ये भी याद रखिए। अच्छा, गामा ये स्ट्रेस है, गामा ये स्ट्रेन है, तो गामा इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व। गामा बराबर क्या लिखोगे, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, तो गामा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस। अच्छा, गामा इज मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी, मटेरियल डिपेंडेंट, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेस ऑन स्ट्रेन। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करता है। यहां पे अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं, ऊपर में स्ट्रेन रख दूं, नीचे में स्ट्रेस रख दूं, ये ग्राफ बना दिया, बताओ इसका यंग मॉडुलस कितना होगा, एंगल 30 है, तो इसका यंग मॉडुलस होगा गामा बराबर tan 60 डिग्री, या मैं कह सकता हूं 1/tan 30, 1/tan 30, ये हो जाएगा 1/√3, √3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर स्ट्रेन और नीचे स्ट्रेस रखा है। उल्टा कर दिया क्या, उल्टा कर दिया क्या, यस सर, उल्टा कर दिया, ग्राफ क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब बेटा जो 90% सवाल इस चैप्टर में आते हैं, सच में 80% से 90% क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी हुक्स लॉ पे आता है, इसी हुक्स लॉ पे आता है। हुक्स लॉ क्या कहता है, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल, जहां पर इस एरिया को हम लिख सकते हैं फोर्स बटा वायर की रेडियस के टर्म से पाई आर स्क्वायर बराबर गामा, ये बेटा इलोंगेशन है बटा एल। इस पर एन नंबर ऑफ सवाल बन सकते हैं, जैसे मैंने फोर्स सेम दे दिया, लेंथ सेम दे दिया, मटेरियल सेम दे दिया, तो इलोंगेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होगा। एन नंबर ऑफ सवाल इस पर बनते, एन नंबर ऑफ सवाल, अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा भी। क्लियर है क्या, चलिए। अब होता है सरफेस के अलोंग, इसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं, ऐसे सरफेस के अलोंग, ऐसे ऐसे शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल, टेंजेंशियल। बताओ टेंजेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सरफेस के टेंजेंट डायरेक्शन में लगता है। ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा। यहां पर स्ट्रेस एफ बाई ए बराबर ईटा इंटू थीटा होता है, थीटा मतलब ये स्ट्रेन, थीटा डेल्टा एल बाई एल, ये इतना नीचे बेंड हो जाता है, ये यहाँ पे थीटा डिफाइन होता है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये भी सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइंड होता है, इससे लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, चारों तरफ से सरफेस पर फोर्स लगाया तो स्ट्रेस हो जाएगा एफ बाई ए मतलब डेल्टा पी, इससे जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक। ये गलत लिख दिया बेटा, यहां पे ये मिटा देना, यहां पे ये मिटा देना, गलत लिख दिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा वी बाई बी, तो यहां पे हम हुक्स लॉ लिखते हैं, एफ बाई ए मतलब डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या लिखते हैं, एफ बाई ए मतलब डेल्टा पी, एफ बाई ए मतलब डेल्टा पी, डेल्टा पी बराबर क्या बेटा, डेल्टा पी बराबर, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा पी बराबर
माइनस बीटा डेल्टा वी बाई भी, डेल्टा पी बराबर माइनस बीटा डेल्टा वी बाई भी, जहां पे बीटा है बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड। ये लिक्विड गैस सॉलिड के लिए सबके लिए डिफाइंड होता है। एक फैक्टर होता है कंप्रेसिबिलिटी जो 1/बीटा के बराबर होता है, इसको के से रिप्रेजेंट करता है, याद रखिए 1/बीटा के बराबर होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या बोला, बीच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, किसका यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं है, फोर्स पर यूनिट एरिया तो स्ट्रेस होता है और यही गामा हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, तो स्ट्रेन आ जाएगा। भाई साहब अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल सवाल है क्या बेटा, ये लॉजिकल सवाल है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, ये स्ट्रेन ऊपर स्ट्रेस नीचे, मतलब यहां पे यंग मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप है और हम जानते हैं यंग मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप हो जाएगा। वाह, क्या तरीका निकाला है, बता दो कौन सा टेम्परेचर। एक सॉलिड के लिए T1 पे ग्राफ ये बना है, T2 पे ये बना है। हम जानते हैं बेटा यंग मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप होगा क्योंकि स्ट्रेस नीचे है, और यंग मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T1 ज्यादा होगा। वाह यार मजा आ गया, T1 ज्यादा होगा। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है ना, देखो तो बढ़िया सवाल है ना। T2 ग्रेटर कैसे होगा, मेरा तो T1 ग्रेटर आया, तुम बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा। मेरा तो T1 ग्रेटर आया, बाकी तुम बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, नहीं नहीं कुछ और, ग्राफ अपोजिट है। हाँ तो वही तो बोला, स्ट्रेन ऊपर है स्ट्रेस नीचे है, तो इसमें गामा स्लोप की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। अच्छा चल दूसरे तरीके से करते हैं, इसमें जितना ज्यादा स्लोप है उतना यंग मॉडुलस कम होगा, कम यंग मॉडुलस हाई टेम्परेचर पे होता है, तो सही तो है यार। केमिस्ट्री क्लास थोड़ा लेट करा देंगे, ये देखना पहले, सही तो है ये, ए आएगा। पाग यार बुर्बक है, चल देख इधर, गामा ईटा बीटा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, सही है, ये मटेरियल ऑफ द नेचर है। वैल्यू ऑफ इतना एंड इतना इज इनफाइनाइट फॉर आइडियल सॉलिड या परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। नॉट फॉर फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैस के लिए, लिक्विड एंड गैस के लिए ये गामा और ईटा डिफाइन नहीं होता, सिर्फ बीटा होता है। सॉलिड के लिए बीटा सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड के लिए कम होता है, गैस के लिए बल्क मॉडुलस सबसे कम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, समझ गए क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्लीज ध्यान से। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बल्क मॉडुलस, तो इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, हाँ सही है। बल्क मॉडुलस सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा सही है। बल्क मॉडुलस ऑफ गैस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट, ये भी सही है। ऑलमोस्ट फॉर ऑल मटेरियल बल्क मॉडुलस इज इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, गलत है, गलत पूछा तो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बढ़िया सवाल है, क्या ये कर्नाटका नीट 2013 का सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। क्या है देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर लेंथ एंड यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील एंड कॉपर वायर पी क्यू आर आर, तो डायमीटर का रेशियो जो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा, वो पी है। डायमीटर, लेंथ, स्टील एंड कॉपर, तो ये स्टील और ये कॉपर, रुक जा, ये स्टील और कॉपर का रेडियस है P, और लेंथ ऑफ स्टील लेंथ ऑफ कॉपर का रेशियो है Q, एंड यंग मॉडुलस का रेशियो है गामा ऑफ स्टील बटा गामा ऑफ कॉपर का रेशियो है S। देन द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, देख F बाई ए बराबर गामा डेल्टा L बाई एल, तो डेल्टा L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा L का फॉर्मूला हो जाएगा एफ एल बटा ए गामा। सबसे पहले हमें किसके लिए देखना है, स्टील के लिए, तो स्टील के लिए देखेगा, ये स्टील के लिए देखेगा बटा डेल्टा एल किसके लिए देखेगा, कॉपर के लिए, ठीक है। तो
ये है तेरा कॉपर वायर और ये तेरा स्टील वायर। ऊपर स्टील के लिए देख रहा है, तो स्टील में कितना टेंशन आएगा, 2m और 5m दोनों का रेशियो के बराबर होता है। स्टील में टेंशन आएगा तेरा 7, तो इसके लिए तो यहां पे लिखेगा 7 और नीचे हो जाएगा 5, 7/5। तो ये रेशियो देख, यहां से ऐसे लिख सकता है बेटा, ये तुम्हारा पूरा स्टील के लिए, सेम यही तुम्हारा कॉपर के लिए। तो स्टील के लिए 7 और नीचे 5, तो ये हो गया 7/5, 7/5, ठीक है। और फोर्स का रेशियो आ गया। लेंथ का रेशियो क्या दिया हुआ है, लेंथ है Q, तो ये हो जाएगा तुम्हारा Q ऊपर, तो 7Q आएगा तेरा, ठीक है। और नीचे तुम्हारा यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस इनवर्सली पे, यंग मॉडुलस S, तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा S, ठीक है। और उसके बाद लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि एरिया है, तो ये P स्क्वायर, 7Q/5SP स्क्वायर, 7Q/5SP स्क्वायर, बी आंसर है। देखना भाई तेरे सामने सब कुछ किया, देखना 7Q/5SP स्क्वायर, तेरे सामने सब कुछ किया है, अलग से नहीं किया है। द बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड इज इतना, बल्क मॉडुलस मतलब बीटा दिया हुआ है। प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम बाय इतना %। देख भाई डेल्टा V/V गुना 100 तेरा 2 दिया हुआ है, तो डेल्टा V/V तेरा हो गया 2/100, और बल्क मॉडुलस दिया तो प्रेशर पूछा है, डेल्टा P बराबर होता है बीटा डेल्टा V/V। बीटा हो गया तेरा 3 × 10⁻10, 10 × 2/100, तो ये कटेगा तो 10 का पावर 8, 3 दूना 6, 6 × 10⁸, 6 × 10⁸। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, ये जेई में पूछे हैं, तो नीट में तो और इससे आसान आएंगे। देखिए रेशियो लिखो बेटा, समझ आ जाएगा, रेशियो लिखो समझ आ जाएगा। 2 वायर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, देख जो सेम दिया उसको हटाते जा, सेम मटेरियल, हैव सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम। द फर्स्ट हैव हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया A and the second has cross section area 3 है, 3 गुना एरिया है। The length of the first wire increases by delta 1 on the applying the force F. How much force is needed to for the second wire for the same amount? मतलब डेल्टा L भी तुम्हारा सेम है, डेल्टा L तुम्हारा सेम है, तो डेल्टा L सेम, गामा सेम, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम, एक का एरिया A है तो दूसरे का एरिया 3A है। तो बोला है फोर्स क्या होगा, सुन बेटा, हम लिखते हैं फोर्स बराबर गामा ए ऊपर चला जाएगा, डेल्टा L/L। अब सुनना, हमें लेंथ के बारे में नहीं बताया क्या, नहीं लेंथ के बारे में कहीं नहीं बताया कि उसका लेंथ क्या था, ये कहीं नहीं बताया, एरिया बताया, लेंथ नहीं बताया। तो एक काम कर, एक काम कर, ऊपर एरिया से और नीचे एरिया से मल्टीप्लाई करते, तो एरिया इंटू लेंथ, ये तेरा वॉल्यूम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये तेरा वॉल्यूम हो गया बेटा, ये तेरा वॉल्यूम हो गया, हाँ सर ये वॉल्यूम हो गया। यंग मॉडुलस सेम है, सेम है, सेम अमाउंट से स्ट्रेच करना है, सेम है, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। पहले ए था, बाद में 3a है, तो 3a का होल स्क्वायर मतलब 9 गुना फोर्स लगेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। बताओ ये अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारी हुक्स लॉ पे पीएचडी हो गई होगी। अगर ये तूने कर लिया तो क्या हुक्स लॉ पे तुम्हारी पीएचडी हो गई। और डायरेक्ट हुक्स लॉ पे ऐसे सवाल पूछते हैं, डायरेक्ट हुक्स लॉ पे ऐसे सवाल पूछते हैं भाई साहब, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो, ये स्ट्रेच कर रहा, हाँ ये भी स्ट्रेच कर रहा, तो इलोंगेशन क्या होता है, सेम फॉर्मूले में F के जगह पे एवरेज फोर्स ले लेते हैं F1 + F2/2, ये याद रखना बस। अगर ऐसा हो कि आगे F1 लग रहा है और आगे ही F2 लग रहा है, तो इसके इलोंगेशन में हो जाएगा F1 - F2/2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ये इलोंगेट कर रहा है, ये कंप्रेस कर रहा, L/A गामा। ऐसा सवाल नहीं आता इसलिए इतना फोकस नहीं करते इस पे। सीरीज कॉम्बिनेशन में यंग मॉडुलस पैरेलल जैसा ऐड होता है, गामा यंग मॉडुलस होता है बेटा, देख लो ध्यान से, 2 गामा 1 गामा 2 बटा गामा 1 + गामा 2। एक मिनट, हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल जैसा होता है, ये होता है गामा इक्विवेलेंट, ये होता है गामा इक्विवेलेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल जैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल होता है गामा इक्विवेलेंट, गामा 1 + गामा 2/2। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2 वायर को जब आप सीरीज में जोड़ते हैं, 2 वायर को सीरीज में जोड़ते हैं और आप यहां पे फोर्स लगाते हैं, तो ये आया हुआ है जेई में भी और नीट में भी ऐसे पूछते हैं कि जब आप सीरीज में जोड़ेंगे ना तो दोनों में आपका स्ट्रेस सेम होगा। सीरीज में जोड़ेंगे तो स्ट्रेस क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मटेरियल अलग है तो स्ट्रेन डिफरेंट होगा। बोलिए हाँ या ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सर समझ गया। और अगर पैरेलल जोड़ेंगे, ऐसे पैरेलल वायर जोड़ते हैं,
तो पैरेलल वायर में पकड़ के आप ऐसे खींचेंगे तो इलोंगेशन सेम होगा। इलोंगेशन सेम है मतलब आपका स्ट्रेन सेम है लेकिन स्ट्रेस डिफरेंट होगा। ये बात पे पीएचडी है क्या? कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप बना दीजिए प्लीज, सिर्फ थम्स अप बना के बता दीजिए क्या ये बात समझ में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज में क्या सेम होगा क्या डिफरेंट होगा, पैरेलल में क्या सेम होगा क्या डिफरेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्क मॉडुलस की वैल्यू अलग अलग गैसेस के अलग अलग प्रोसेस पे डिपेंड करती है। जैसे मैं आइसोबारिक के लिए पूछूं तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा सर? बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा पी बराबर डेल्टा, बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा पी बटा डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा पी जीरो, तो डेल्टा पी जीरो तो यहां पे बल्क मॉडुलस जीरो आ जाएगा। देखो डेल्टा पी जीरो तो बल्क मॉडुलस जीरो हो जाएगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस जीरो होता है। आइडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस गामा पी के बराबर होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ सर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा भी यहां से क्या हो जाएगा? जीरो, तो बल्क मॉडुलस आ जाएगा इनफाइनाइट। और आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉडुलस होता है पी के बराबर। डायरेक्ट सवाल आए हैं, डायरेक्ट सवाल इस पर आए हैं, डायरेक्ट सवाल बेटा इस पर आए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। A gas undergoes process in which the pressure and the volume are related as P V का पावर n बराबर कांस्टेंट, देन बल्क मॉडुलस। तो देखो बल्क मॉडुलस में क्या बोला था मैंने? n टाइम्स p, ये सिंपल हो जाएगा n टाइम्स p। ये आइडियाबैटिक प्रोसेस जैसा ही हो गया। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये क्या है? v p का पावर n बराबर कांस्टेंट। अबे बकलोल, सुन इसको ना p v का पावर के टर्म्स में कन्वर्ट कर। तो एक काम कर, अगर मैं दोनों तरफ 1/1 n 1/1 1/n कर 1/n 1/n 1/s करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं p n/n1 और v का पावर 1/n बराबर कांस्टेंट। मैंने ये सही लिखा है क्या? हाँ सर। और p v का पावर गामा कांस्टेंट होता है। इससे कंपेयर करोगे तो गामा आ गया तुम्हारा 1/n और बल्क मॉडुलस होता है गामा p। गामा है 1/n मतलब p/n। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। p/n इज योर करेक्ट आंसर। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल। तुम जल्दी समझ गए थे क्या? ये क्या है? यहां पे वेट लगा तो यहां पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंशन W के बराबर होगा। यहां पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंशन W के बराबर होगा। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ये आंसर आ जाएगा क्या? यस। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। इलोंगेशन द वायर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया Y, हाँ ठीक है, पहला आ गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? हर जगह टेंशन तो W ही होगा ना, हर जगह टेंशन तो W ही होगा ना। इलोंगेशन ड्यू टू इट्स वेट, खुद के वेट की वजह से जो इलोंगेशन होता है, जैसे मान लो हमने ऐसे लटका दिया, अब ये खुद के मास की वजह से इलोंगेशन होगा। इसका मास है m, लेंथ है l। तो बेटा सबसे पहली बात हम नेट ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे मानते हैं। तो F बटा A बराबर गामा डेल्टा L बाई L लिखते हैं ना, तो ये F हो जाएगा, सॉरी पहले डेल्टा L हो जाएगा, डेल्टा L हो जाएगा, इलोंगेशन बराबर हो जाएगा FL बटा A गामा। और यहां पे F को हम लिखेंगे mg L/2A गामा। बस इतना याद रखना, खुद के वेट की वजह से हम mg सेंटर ऑफ मास पे मानते हैं, इसलिए mg/2 आता है। इसलिए क्या आता है? mg/2 आता है। अगर ऐसा होता कि मान लो ये रॉड है, इसका मास m है, लेंथ ना इसका लेंथ l है, और यहां पे m मास लटका दिया, तो अब जो इलोंगेशन होगा ना वो होगा FL बटा A गामा। यहां पे F की वैल्यू आप लिख सकते हैं डायरेक्टली mgL/A गामा। क्या लिख सकते हैं? mgL/A। क्या लिख सकते हैं? mgL/A गामा, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? अगर दोनों हो तो मास पे नीचे ऐड कर देना बस। चलो इसमें बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ में सबसे पहली बात देखना कि ये जो होता है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। यहां पर हुक्स लॉ वैलिड है, सिर्फ यहां पे हुक्स लॉ वैलिड है। हुक्स लॉ इसी के रीजन में वैलिड है। ये प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है OA। देखो OA प्रोपोर्शनल लिमिट है, हुक्स लॉ वैलिड है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और यहां का स्लोप इस गामा को बताता है। कंप्लीटली रिगेन इट शेप, रिगेन कर लेगा शेप को। उसके बाद होता है इलास्टिक लिमिट।
ओ से बी को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इसमें भी शेप रिगेन कर लेता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, लेकिन हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। इलास्टिक फोर्स और कंजर्वेटिव, यहां से यहां तक हुक्स लॉ वैलिड है, लेकिन ये हुक्स लॉ वैलिड नहीं, टेढ़ा हो गया। ये होता है बेटा इन इलास्टिक लिमिट। इन इलास्टिक लिमिट में इलास्टिक फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव होता है। इलास्टिक फोर्स क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव। इलास्टिक फोर्स क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव। इस रीजन में इलास्टिक फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये नॉन कंजर्वेटिव इलास्टिक फोर्स हो गया। ये क्या हो गया? नॉन कंजर्वेटिव इलास्टिक फोर्स। CD D होता है तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट। इसका लेंथ जितना ज्यादा होगा, CD लार्ज होगा, डक्टाइल होगा, CD स्मॉल होगा, तो ये ब्रिटल होगा। बताओ, मतलब तुम बड़ा आराम से, तुम भाई इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखो ये स्ट्रेस है और ग्राफ पे सवाल आते हैं बेटा, ये स्ट्रेन है। तो अब ग्राफ कैसा बना है? एक तो हम सीधा बनाते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, जिसमें हुक्स लॉ वैलिड है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, शेप रिगेन होता है। ये होता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट है तो ये भी कंप्लीटली रिगेन शेप करेगा, लेकिन हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता बस। ये होता है इनइलास्टिक, शेप रिगेन नहीं करेगा पूरी तरीके से, नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। और ये होता है ब्रेकिंग पॉइंट। अगर इसका लेंथ ज्यादा है तो डक्टाइल, लेंथ कम है तो ब्रिटल। बात करते हो, बताओ कुछ बात करोगे इस पर? करो। लो भैया, ये सवाल पूछा है, डायरेक्ट लेंथ देख के हो जाएगा, डायरेक्ट लेंथ देख के हो जाएगा। डक्टाइल और ब्रिटल, जिसकी लेंथ बड़ी है डक्टाइल, छोटी है ब्रिटल। बताओ आंसर, बताओ आंसर, बताओ आंसर। The strain is a curve for the two different material X and Y. It is observed that the ductile strength point of the fractal point are close each other for material X. X के लिए पास है, but far for Y ductile, brittle and ductile. पहले स्ट्रेस आता है कि स्ट्रेन? पहले स्ट्रेन आता है फिर स्ट्रेस, तभी तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। बताओ, ये भी वही सवाल है, इसका लेंथ ज्यादा, इसका लेंथ कम है। अरे यार क्या फालतू सवाल। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी बेटा जो स्टोर होता है वो याद रखना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये मैं लिख के दिखाता हूं, ये एनर्जी नहीं है, ये क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन, ढंग से लिख देता हूं, स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है बेटा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। उसके बाद आप यहां पे लिख सकते हैं, स्ट्रेस को आप लिख सकते हैं गामा इंटू स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा हाफ गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। और इसी तरीके से ये हो जाएगा हाफ स्ट्रेस का होल स्क्वायर बटा गामा। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो सर एनर्जी कैसे निकलेगा? ये 1 यूनिट का है तो इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी आएगा हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये टोटल एनर्जी आ गया। और टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है, हाफ एफ डेल्टा एल। बस ये डेल्टा एल इलोंगेशन है। पता है एक सवाल नीट में पूछ लिया था कि एक मास है, रॉड है जिसका लेंथ एल है, ये डेल्टा एल इलोंगेट हुआ है जब इस पे मैंने एक mg ब्लॉक लगाया है। तो इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा? एनर्जी होगा मास m लगाया तो हाफ mg, फोर्स mg इंटू डेल्टा एल। ये आंसर आ गया बस। हाँ, एनर्जी जो होता है ना वो सिंपल होता है हाफ एफ डेल्टा एल। तो भाई फोर्स लगाया mg और इलोंगेशन डेल्टा एल डायरेक्ट ले दिया था। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। किसका बेटा? नीट का पूछा हुआ सवाल है। किसका? नीट का पूछा। ये सवाल है, ये देख देख देख, हाफ mg और फाइनल लेंथ ये है और इनिशियल लेंथ एल था, इलोंगेशन स्मॉल एल हो गया तो हाफ mg इंटू स्मॉल। ये आंसर, मैं फालतू में इधर उधर घूम रहा था। ये आंसर देखना, डी आंसर होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो करा है उस पे बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है। द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द ओशियन, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर इज इतना। कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा हो जाएगा बल्क मॉडुलस, एंड डेंसिटी इज इतना, देन फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ द वाटर विल बी ऑब्टेन। भाई साहब डेप्थ h पर जो प्रेशर होगा वो रो जी एच होगा, और प्रेशर बराबर हम लिखते हैं बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी बाई बी। ये डेल्टा वी बाई बी तुमसे पूछा है। क्या पूछा है? डेल्टा वी बाई बी पूछा। ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग स्ट्रेस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और प्रोपोर्शनल साइन सिग्मा आएगा, इसको कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, ब्रेकिंग स्ट्रेस फोर्स पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो इस एरिया के वायर को तोड़ने के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा चाहिए, तो डबल एरिया को तोड़ने के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या चाहिए होगा, सिग्मा। ये एरिया और फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मान लो एफ फोर्स लगा के एरिया के वायर को तोड़ा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, एफ फोर्स लगा के एरिया के वायर को तोड़ा, तो यहां पे अगर एरिया डबल है तो 2f फोर्स लगाना पड़ेगा, तो सिग्मा तो वही रह गया, सिग्मा तो वही रह गया। A fixed volume of the iron is drawn into wire of length L of extension small x, then produce in the wire constant force F is proportional to। बहुत आसान है, ये assertion reason है, ये कर लेना होमवर्क। The length of the area A hanging from the fixed support, length of the wire L1 when mass M is suspended from the frame, then expression for the Young modulus is F बटा I बराबर गामा डेल्टा एल बाई एल। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर सवाल है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर सवाल है। टू मटेरियल पी एंड क्यू ऑफ द सेम लेंथ आर एंड स्ट्रेस्ड बाय द सेम लोड, ये अच्छा सवाल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक कर लो बेटा, ठीक कर लो। जहां पे 1000 पेज बनाऊंगा वहां पे 1-2 प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है बेटा, ठीक कर लो, है ना, ठीक कर लो बेटा, कुछ है तो उसको ठीक कर लो। बाकी लोग भी चेक करके बजाओ मत, ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक कर लो। चलो, टू वायर पी एंड क्यू सेम लेंथ एंड मटेरियल आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम लोड। एक मिनट, सेम लेंथ हो गया, मटेरियल सेम, सेम लेंथ एंड मटेरियल मतलब मटेरियल सेम, सेम लोड मतलब फोर्स सेम, एंड मासेज इतना है, देन रेशियो ऑफ इलोंगेशन भाई एफ बाई ए बराबर गामा डेल्टा एल बाई एल होता है। हाँ, हमें एरिया नहीं बताया, हमें एरिया नहीं बताया बेटा, हाँ सर एरिया नहीं बताया, फोर्स सेम बोल दिया, मटेरियल सेम बोल दिया और लेंथ सेम बोल दिया, तो डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ गया। अब एक काम करो, एक काम करो, एरिया से इधर और एरिया से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा तेरा लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम, और ये होगा एरिया, एफ बटा एरिया का स्क्वायर बराबर गामा डेल्टा एल बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हो मास अपॉन डेंसिटी, मास और डेंसिटी ऊपर। हमें पता है ये तो रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ द वायर, एक मिनट, एरिया तो हमें पता ही नहीं है ना, एक मिनट रुको रुको, एक मिनट रुक जा बेटा, अच्छा सवाल है। एफ बटा ए बराबर गामा डेल्टा एल बाई एल, हमें एरिया पता ही नहीं, तो एरिया हटाना पड़ेगा। तो एक काम करो, लेंथ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया तेरा वॉल्यूम, एफ बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हो डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लिख सकते हो मास अपॉन डेंसिटी, तो ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हो मास अपॉन ऊपर में डेंसिटी बराबर गामा डेल्टा एल बाई एल स्क्वायर। अब देखो, अब तुम्हारा गामा सेम, ये सेम, लोड सेम, डेंसिटी सेम, तो डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। भाई साहब m2 बटा m1 आ रहा है, सी, देखो सी आएगा आंसर, बढ़िया सवाल था ये, डायरेक्टली हुक्स लॉ पे बेस्ट, ये डायरेक्टली हुक्स लॉ पे बेस्ट। अरे कितने सवाल है भाई, अच्छा 2-3 सवाल है बस, 2-3 सवाल है, चलो 2-3 सवाल है। बल्क मॉडुलस दिया है तो डेल्टा पी बराबर बीटा डेल्टा वी से बी बाई बी से हो जाएगा, इजी है। वन एंड ऑफ द यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल वेट डब्ल्यू, लेंथ एल वेट डब्ल्यू इज अटैच्ड बाय द पॉइंट इन द रूफ एंड वेट W1 इज सस्पेंडेड ऑन लोअर एंड। यहाँ पे W1 अटैच कर दिया और इसकी वेट खुद W, ठीक है, सस्पेंडेड में लोअर एंड। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज एस, देन स्ट्रेस इन द वायर एट हाइट 3L फ्रॉम द लोअर एंड, 3L/4 फ्रॉम लोअर एंड। यहां से 3L/4 पर यहां पर स्ट्रेस क्या होगा बेटा, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया,
यहाँ पर जो फोर्स होगा ये W1 वेट की वजह से तो होगा, और इस लेंथ के प्रोपोर्शनल जो वेट आएगा उसके वजह से भी होगा। मतलब ये आपका आंसर होगा। हाँ, नीचे से जितना लेंथ है उतना ज्यादा वेट आएगा, तो थर्ड आंसर आ रहा है। एक बार देख लो, एक बार देख लो थर्ड आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो करा दिया मैंने, लेंथ ज्यादा तो डक्टाइल, आंसर इसका थर्ड है, यहाँ दिख गया मुझे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, और ये याद रखना, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कब ऐसा बनता है लूप में, और इसका जो एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शॉक ऑब्जर्वर होता है ना। तो जो हम सॉकर वगैरह बनाते हैं वो ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिसका एरिया बहुत ज्यादा हो, जिसका एरिया बहुत ज्यादा हो। ठीक है, और ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना है, डेंसिटी इतना है, देन लेंथ, अच्छा याद रखना खुद के लेंथ की वजह से जब वायर टूटता है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस बाई रोजी फॉर्मूला होता है उसका डायरेक्ट। ये है लेंथ, लेंथ ऑफ रॉड by which it will break, due to its own weight, खुद के वेट की वजह से जब टूट जाएगा। L बराबर होता है सिग्मा बटा रोजी, याद करो तो यही आया था क्या, सिग्मा बटा रोजी आया था क्या। हालांकि इस पर बेटा कभी सवाल नहीं पूछा है और नहीं पूछेंगे, लेकिन करा देता हूं। क्या, देखो ये पॉइंट यहां पे है और इससे कनेक्टेड है, ये इसका सेंटर है। जब हम इसको घुमाएंगे तो ये पॉइंट का यहां पहुंच जाएगा, इसको कहते हैं शियर एंगल और इसको कहते हैं ट्विस्ट एंगल। ये ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है और ये शियर है। ये लेंथ L है और रेडियस कैपिटल R है, तो ये जो आर्क लेंथ होगा फाई कैपिटल R बराबर L इंटू थीटा होगा, ये रिलेशन। ठीक है भाई, ये तुम्हारा क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो अब थोड़ा ब्रेक दे देता हूं, बहुत लंबा पढ़ा दिया, ब्रेक नहीं दिया है, तो हम 4:10 में मिलेंगे, ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं, 4:12 में मिलेंगे। चलो 4:12 AM पे हम लोग मिलेंगे। अब तुम्हारा फ्लूइड, थर्मल, SHM, वेव, मैक्सिमम 3 से 3.5 घंटे में हो जाएगा। फ्लूइड, थर्मल, SHM, वेव, फ्लूइड, थर्मल, SHM, वेव। ठीक है,